हेलो, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में आगे। अब तक हमने इसमें क्या देखा? अब तक हमने देखा है मेंडल लॉ को देखा हमने, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, ये सब। तो हमने देखा कि मेंडल ने बताया किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए जो है फैक्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स की वजह से जो है कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। बट देखिए, हमेशा ही मेंडल के जो ये नियम हैं ये हर जगह फॉलो नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर मेंडल के इन नियमों में लिमिटेशन आया हुआ है। तो आज हम ध्यान देंगे इन्हीं लिमिटेशंस को लेकर कि कहां कहां पर ये मेंडल के लॉ फॉलो नहीं होते हैं, उन सारे चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक देखेंगे यहाँ पे, जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने क्या देखा था? मेंडल के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट वो होते हैं जो अपने कैरेक्टर को हमेशा ही शो करेंगे। रिसेसिव वो होता है जो हमेशा अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता है, बल्कि अपने ही तरह आइडेंटिकल जब जीन उसके साथ होगा तब वो अपने कैरेक्टर को शो करता है, अन्यथा वो शो नहीं करता अपना कैरेक्टर को। यहां पर देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर का। एक फ्लावर है स्नैपड्रैगन, या फिर इसको बोला जाता है एंटरहाइनम। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है वाइट रेड फ्लावर्स हैं इसके, और होता है इसमें वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर की बात करें तो यहां पर जो इसके एलिल्स हैं वो हैं RR, और जो वाइट फ्लावर्स होता है ये रिसेसिव होता है, ये स्मॉल r। ओके, क्या होगा? ये तो पेरेंट हो गया, यहां से बनेगा गैमेट। तो गैमेट में हम क्या ऑब्जॉर्व करेंगे? यहां से आ जाएगा कैपिटल R, यहां से आ जाएगा स्मॉल r। ठीक है, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करेगा तो जो F1 जनरेशन होगा यहां पर वो क्या हो जाएगा? कैपिटल R और स्मॉल r। ओके, तो कायदे से हमने क्या देखा कि भाई रेड फ्लावर है जिसमें जीन्स हैं RR, और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर का स्मॉल r, दोनों को जो फर्टिलाइज करें तो हमारे पास जो F1 जनरेशन बनेगा उसमें जो जीन का कॉम्बिनेशन वो है कैपिटल R और स्मॉल r। तो कायदे से आप क्या सोचोगे कि ये क्या हो सकता है? ये रेड फ्लावर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था मेंडल के नियम में, वहां पर ये था कि अगर कैपिटल है मतलब डोमिनेंट था तो ये मेनली जो है रेड कलर शो कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर ये जो कलर बनता है ये पिंक शो करता है। ओके, यहां पर क्या हो गया? यहां पे ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, बल्कि यहां पे हमें जो फ्लावर मिलेगा वो पिंक मिलेगा। और फिर मान लीजिए इस F1 जनरेशन को हम जो है सेल्फिंग करवाएं, तो सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या होगा? सेल्फिंग करवा रहे हैं तो कैपिटल R को क्रॉस करवाया हम, कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r के साथ। तो यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। पेरेंट में दो तरह के गैमेट्स, कुछ में कैपिटल R कुछ में स्मॉल r। यहाँ पर भी दो तरह के गैमेट्स, कैपिटल R और स्मॉल r। तो ये कैपिटल R मिलेगा तो दोनों कैपिटल, ये कैपिटल ये स्मॉल मिला तो कैपिटल स्मॉल ये मिलेगा कैपिटल स्मॉल, और अगर ये और ये आया तो स्मॉल r। ओके, यहां पर ये जो कैपिटल दोनों है ये रेड हो जाता है। ओके, ये जो हेट्रोजाइगस वाले पेयर हैं जिनमें दो अलग अलग तरह के एलिल्स हैं, ये हेट्रोजाइगस वाले पेयर जो है ये पिंक कलर शो करता है, और ये जो है व्हाइट कलर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? F2 जनरेशन में जो फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है यहां पर हमको जो है तीन फेनोटाइप देखने को मिल रहा है। F2 जनरेशन में तीन फेनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है, रेड, पिंक, व्हाइट। रेशियो क्या है? अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1। सिमिलरली अगर हम जेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1। RR का एक है, कैपिटल R स्मॉल दो है, और स्मॉल का एक है। तो ये हो जाएगा फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो। अब यहां पर ये हुआ क्या है? मेनली हुआ ये है कि जो कैपिटल R होगा वो तभी डोमिनेंट है जब उसके साथ आइडेंटिकल कोई जीन रहे, तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर सकता है। सिमिलरली स्मॉल r जो है ये रिसेसिव है, बट ये अपना कैरेक्टर रिसेसिव जीन के साथ ही शो करेगा।
बट जब दोनों का मिलावट होगा, जब हेट्रोजाइगस कैरेक्टर होगा, तो उस समय होगा ये कि ना ये कैपेबल है पूरा एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए जो इसको रेड कलर दे दे, और ना ये कैपेबल है पूरा एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए जो व्हाइट कलर दे दे। एक तरीके से मतलब दोनों ही इस लायक नहीं है कि पूरा का पूरा जो पिगमेंट है वो प्रोड्यूस कर सके। और इसलिए क्या हुआ है, इसलिए यहां पर जो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो गया है जो कि है पिंक। तो मतलब क्या यहाँ पे दोनों ही जो जीन्स हैं वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। मेनली क्या होता है, हमारे जो भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं वो कहां से आ रहे हैं, हमारे अंदर जीन है। और हमने मेंडल का क्या देखा कि जीन जो होता है ये पेयर में होता है, जिसको हम एलिल्स कह रहे थे। ठीक है, इस एलिल्स में से कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट थे, कुछ रिसेसिव थे। तो मेनली क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल एलिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। नॉर्मल एलिल्स जो होते हैं ये हमारे अंदर नॉर्मल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। बट अगर मान लो इन एलिल्स में मॉडिफिकेशन हो जाए, ठीक है, तो अगर मॉडिफाई हो जाता है तो वो एलिल क्या करेगा, उस केस में तीन कंडीशंस हो सकता है। मॉडिफाइड एलिल जो है वह या तो हो सकता है कि वो जो नॉर्मल वाले ही जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हो सकता है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। नॉन फंक्शनल मतलब वैसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिसका कोई काम ही नहीं है। या तो हो सकता है कि कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो जब कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हमारे अंदर कैरेक्टर शो होगा ही नहीं। तो मॉडिफाइड एलिल जो है वो तीन काम कर सकता है। क्या, वो या तो हो सकता है नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो हमारे अंदर वो कैरेक्टर जो भी जीन शो करना चाहता है वो कैरेक्टर हमारे अंदर दिखेगा। लेकिन अगर मान लो एलिल में मॉडिफिकेशन हुआ है और ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफिकेशन हुआ है और ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए वो कैरेक्टर डेवलप नहीं करेगा, थोड़ा हट के कैरेक्टर कुछ अलग कैरेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली मान लो अगर जो मॉडिफाइड एलिल है ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि हमारे अंदर वो कैरेक्टर डेवलप ही नहीं करेगा, वो अलग ही हो जाएगा। तो मेनली जो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट जो जीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो नॉर्मल है, वो मॉडिफाइड एलिल नहीं है, वो नॉर्मल है। तो मेनली हमारे अंदर नॉर्मल कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। बट यहां पर क्या हुआ है, यहां पे जो मॉडिफिकेशन है ये पूरी तरीके से वो पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जो फ्लावर के अंदर जो है कैरेक्टर, फ्लावर के अंदर जो कलर का कैरेक्टर है वो दे रहा है। तो इस कारण जो है यहां पर एक हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है, और इसलिए इसको बोल रहे हैं ये क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये मेंडेलियन थ्योरी से हट के हो गया, क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था जीन्स या तो डोमिनेट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों जीन्स डोमिनेट और रिसेसिव तभी हैं जब वो आइडेंटिकल हैं। अगर हेट्रोजाइगस पेयर है, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग, अगर अलग अलग पेयर है उस केस में जो है ये लोग अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर वो शो ना करके एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। ओके, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग का मतलब ये हो गया जैसे हम लोगों ने व्हाइट पेंट लिया और ब्लैक पेंट लिया, दोनों को मिला दिया तो ग्रे बन जाए, ये सिल्वर बन जाएगा, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप होता है ना, ग्रेइश टाइप, तो वैसा बन जाएगा। वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो कुछ भी कलर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बात करें एक और इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल लें तो एंडलुशियन फाउल, ठीक है, ये मुर्गे की वैरायटी एक तरह से एंडलुशियन फाउल। यहाँ पे क्या होता है, मेनली ब्लैक, ये दो कलर मेनली पाया था, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जब दोनों को हम मिलाते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलता है वहां पे ब्लू जो है हमें फाउल मिल जाएगा। फाउल बेसिकली एक जो है बर्ड होता है, और यहाँ पर जो है अगर दोनों ब्लैक और व्हाइट को मिलाते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वहां पर जो ब्लेंडिंग हो गया कि भाई ब्लैक और व्हाइट को मिलाया है तो हमें ग्रे मिलना चाहिए, वैसा नहीं है। यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, बस वो जीन के अनुसार कैरेक्टर आता है। ओके, तो ये चीज है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर जो है ये हो गया एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर क्या हो रहा है, कैरेक्टर पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। एक एंडलुशियन फाउल वाला भी देख लीजिए। एंडलुशियन फाउल में नॉर्मली क्या होता है, एंडलुशियन फाउल की बात करें तो ब्लैक होता है और ब्लैक को हम क्रॉस करवाते हैं व्हाइट के साथ, तो क्या हो जाता है, यहां पर तो कैपिटल बी, यहां पर स्मॉल बी। लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहां से कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी, ये कलर दे देता है ब्लू हटके। ठीक है, यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये ब्लू कलर देता है। फिर जब आपस में इसको इंटरब्रीट करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
हमें जो है 4 तरह के वैरायटीज मिलेंगे यहाँ से, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो एक तो आपको बन जाएगा कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। ओके, ये F2 जनरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये अगेन ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा हेटेरोजाइगस, और ये अगेन जो है व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, जहां पर ये दोनों जीन्स इंडिविजुअली जब साथ में होंगे, पेयर में होंगे, तभी अपना कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं, अन्यथा ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाते हैं। ये मेंडल का जो थ्योरी था उससे ये हटके है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं को डोमिनेंस को लेकर। एक दूसरा जो शब्द यहां पर आता है वो है को डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्या मतलब हुआ? कोडोमिनेंस का मतलब होता है अगेन पेयर्स जो है, जो जीन्स हैं वो पेयर में पाए जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, दोनों जो जीन्स हो सकते हैं ये डोमिनेंट हो, मतलब दोनों ही अपना कैरेक्टर जो है शो करेंगे। यहाँ पर कोई किसी से दबेगा नहीं, कोई रिसेसिव नहीं है, दोनों के दोनों अपना कैरेक्टर शो करने के लिए तैयार है। मेनली क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ये क्या है, हमारे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और उन्हीं प्रोटीन्स के अनुसार जो है हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। अब ये प्रोटीन बना कौन रहा है, तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा में प्रोटीन है वो बनाया जाता है जीन्स के लिए। अब ये जीन्स की वजह से, तो ये कौन से जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के लिए, तो हमारे अंदर होता है आई जीन। आई जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप के लिए, हमारा जो भी ब्लड ग्रुप होता है ये इसी के चलते आता है। आई जीन के जो है 3 एलेल्स हैं, आई जीन के 3 एलेल्स हैं। कौन कौन से 3 एलेल्स हैं, एक है आई ए, आई बी और आई ओ, जिसमें से आई ए और बी जो होता है ये दोनों के दोनों जीन्स जो हैं डोमिनेंट है, और ये जो है आई ओ ये रिसेसिव है। ठीक है, तो होगा क्या, अच्छा एक और चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एलेल्स हैं इसमें से कोई 2 ही उपस्थित होगा, तीनों उपस्थित नहीं रहेगा, कोई भी 2 एलेल। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हो सकता है या तो आई ए उपस्थित हो सकता है, मतलब 2 पेयर, या तो आई बी आई ओ उपस्थित हो सकता है, या तो कुछ भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन कोई 2 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है आई ए, किसी के अंदर आई ए और आई ए जीन है, ठीक है, किसी के अंदर जो आई ए और आई ए एलेल दोनों है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो ए है तो कैरेक्टर तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक, अगर किसी के अंदर जो है आई बी और आई बी है तो उसका कैरेक्टर, उसका जो है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अगर किसी के अंदर आई ए और आई ओ है, तो यहाँ पर देखो ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, तो ए अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो इसका भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर किसी के अंदर आई बी और आई ओ है, अब यहाँ पे बी डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, तो इसका जो कैरेक्टर है वो बी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के अंदर आई ए और आई बी दोनों है, तब क्या होगा, अब ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, दोनों के दोनों जीन्स डोमिनेंट है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा ए और बी दोनों ही हो जाएगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप उसको बोलेंगे, जिसमें दोनों जीन्स होगा, आई ए और आई बी दोनों ही एलेल्स उपस्थित हैं, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर मान लो किसी के अंदर आई ओ और आई ओ है तो दोनों ही रिसेसिव है, तो उसके इसमें ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। तो मुख्य रूप से जो 3 जीन्स हैं, और इन 3 जीन्स की वजह से जो है आपको ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये 4 तरह के जो है ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके पास ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कोडोमिनेंस का मतलब हो गया यहाँ पर दोनों की दोनों जीन्स जो हैं डोमिनेंट हैं, तो दोनों ही अपना कैरेक्टर जो है शो कर रही हैं, और इसलिए उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो दोनों के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, और इसलिए उसका ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इसी तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है आई ए और ए मान लीजिए, और कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है, ये मान लो मेल है ए ब्लड ग्रुप के साथ, और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है बी, ये हेटेरोजाइगस कर देते हैं ताकि आपको समझे।
ओके, यहाँ पर भी इसको हेट्रोजाइगस कर देते हैं, प्योर लाइन नहीं है, हेट्रोजाइगस है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो क्या बन सकता है, एक तो IA बनेगा और एक IO बनेगा। सिमिलरली यहाँ से भी जो गैमेट बनेगा वो IB और IO बनेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जब मिलेगा तो आपस में हो जाएगा IA IB, ये और ये मिलेगा तो IA IO, ये और ये मिला तो IB IO, और ये मिलेगा तो IO IO। तो अगर मान लो कोई पेरेंट है जिनका ब्लड ग्रुप A और B है, तो जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या चांसेस हैं, तो उसका चांस है या तो AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो A ब्लड ग्रुप हो सकता है, या B ब्लड ग्रुप हो सकता है, या वो ब्लड ग्रुप हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी जो ब्लड ग्रुप उसका हो सकता है। तो ये कोडोमिनेंस हो गया, मतलब दो जीन्स दोनों के दोनों जो है ये क्या है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो दोनों के दोनों अपना कैरेक्टर जो है शो करेंगे। ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस तो शो कर ही रहा है A और B, इसके अलावा यहाँ पर हमको एक और चीज देखने को मिलती है, ये जो केस है ये एक तरीके का मल्टीपल एलिलिज्म का केस है। अब मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए मेंडल ने क्या कहा, हर एक कैरेक्टर को डिसाइड किया जाता है दो ही एलिल्स के द्वारा, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप जो है वो 3 एलिल्स के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, A IA IB और IO। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाता है ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल हो जाता है, मतलब एक कैरेक्टर को जो है डिसाइड किया जा रहा है एक से ज्यादा जीन्स के द्वारा, एक कैरेक्टर को यहाँ पे डिसाइड कर रहा है एक से ज्यादा जीन्स, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, जहां पर एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो एक से ज्यादा जीन्स के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। ओके, ये चीज है। इसका एक उदाहरण देखा जाए, कभी कभी क्या होता है कि एक जीन जो है एक कैरेक्टर निर्धारित करता है, बट कभी कभी हो सकता है कि एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर भी जो है शो कर रहा हो। क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर निर्धारित करता है, बट कभी कभी हो सकता है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर भी शो करता हो। मेंडल के केस में हमने क्या देखा था कि वहां पर हर एक जो 7 कैरेक्टर थे वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स या जीन्स के द्वारा जो है डिसाइड की जा रही थी, तो इसलिए मेंडल को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा हो, जैसे कि बात किया जाए जो स्टार्च सिंथेसिस होता है इन P, इसको कंट्रोल किया जाता है 2 जीन्स के द्वारा, जिसके एलिल्स होते हैं B एंड B। ठीक है, जो स्टार्च सेल्स ऑफ पी प्लांट में उसको कंट्रोल किया जाता है जीन के द्वारा जिसके एलिल्स हैं B और B। यहां पर देखिए, अगर किसी भी प्लांट के अंदर है कैपिटल B और कैपिटल B, ठीक है, तो जो स्टार्च कंटेंट होता है वो हाई होता है, उसके अलावा जो सीड होगा राउंड होता है एंड लार्ज, शेप का और साइज भी देखा जा रहा है मेनली लार्ज एंड राउंड। बट अगर सपोज की चीज स्मॉल b और स्मॉल b है तो उस केस में क्या होता है, स्टार्च कंटेंट लो होता है, उसके अलावा बात किया जाए सीड रिंकल्ड होता है एंड स्मॉल। ओके, ये चीज है। अब सपोज करो इसको हम आपस में जो है फ्यूज करें तो क्या होगा, प्योर लाइन हमने लिया हुआ है B और B, इसको क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल b और स्मॉल b के साथ, यहां से क्या होगा, 2 जीन बना, एक ही बनाओ सेम तो है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे B और यहाँ से जो है स्मॉल b, ठीक है, दोनों मिल गया कैपिटल B और स्मॉल b। अब देखा ये जाता है मेनली कि इसमें जो स्टार्च कंटेंट होगा वो हाई रहता है, तो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में स्टार्च कंटेंट हाई है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्टार्च कंटेंट B जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल b, कैपिटल B जो है ये डोमिनेंट है स्मॉल b के ऊपर। बट अगर हम यहां बात करते हैं साइज को लेकर तो इसका साइज हो जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब ये हो गया ये ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है, अगर कैपिटल B रहता है तो साइज लार्ज होता है,
लेकिन स्मॉल भी होगा, साइज छोटा हो जाएगा। बट यहाँ पे जब दोनों हेटेरोजाइगस है तो उस केस में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट साइज हो जा रहा है। और इंटरमीडिएट साइज क्या शो कर रहा है कि अगर हम स्टार्च कंटेंट की बात करते हैं तो इट इज डोमिनेंट, बट इन टर्म्स ऑफ साइज ये जो जीन है ये एक तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो ये चीज आपके पास यहां पर देखने को मिल रहा है क्या, कि ये जो स्टार्च सिंथेसिस पी प्लांट में कंट्रोल किया जा रहा है दो एलिल्स के द्वारा, जिसमें से एक कैरेक्टर के लिए ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, बट दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि सीड का साइज है उसकी बात किया जाए तो उसमें ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ओके, तो ये चीजें आपके पास। तो यहां पर कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल एलिल्स के, जैसे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप हो गया, या फिर जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, तो ड्रोसोफिला का जो आई कलर होता है इसके लिए भी 15 एलिल्स होते हैं जो उसके कलर आई कलर को डिसाइड कर रहे हैं। या फिर जो रैबिट का कोट फार होता है, रैबिट का जो बाल है, ये भी जो मेनली जो है 4 एलिल्स के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। तो ये चीज हो गया कुछ मल्टीपल एलिल्स के उदाहरण। ओके, आगे देखिए अगला जो हमारे पास टॉपिक है वह है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स? कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बातें करना, उसको मतलब जो है तारीफ करना एक तरीके से। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो पेयर ऑफ जीन है, ठीक है। इंडिविजुअल जीन्स जो होते हैं वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकते हैं। दो पेयर ऑफ जीन है, इंडिविजुअल जीन्स जो होते हैं वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। जब दोनों जीन्स आपस में मिलेंगे तब कुछ कैरेक्टर जो है वो शो कर सकते हैं। जैसे कि बात किया जाए यहाँ पर स्वीट पी में, स्वीट पी में क्या होता है, स्वीट पी में मोस्टली जो फ्लावर कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। स्वीट पी में फ्लावर जो होते हैं मोस्टली व्हाइट कलर के होते हैं। ध्यान रखिए दो जीन्स, तो यहां मान लो जो जीन डिसाइड कर रहा है, सपोज करिए सी सी और ई ई। ओके, इसमें से ये पूरा रिसेसिव है, ये पूरा डोमिनेंट एक तरीके से है, लेकिन दोनों मिलके जो है कैरेक्टर फिर भी शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये रिसेसिव हो गया है, ये अपना शो इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। सिमिलरली मान लीजिए कैपिटल सी या स्मॉल ई हो जाए। ओके, तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा जहां पे दोनों एक जीन जो है दोनों ही रिसेसिव है, एक जीन डोमिनेंट है, यहाँ पर एक जीन डोमिनेंट है, एक जीन रिसेसिव है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है पी के अंदर वो कौन सा फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है। और व्हाइट फ्लावर का मतलब क्या हो गया, व्हाइट फ्लावर का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं है जो उसका कैरेक्टर शो कर सके। मतलब यहाँ पर ये दो जीन्स मिलके तब कुछ कैरेक्टर शो करेंगे। अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये रिसेसिव हो गया है तो जिसके चलते कैरेक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पर ई रिसेसिव हो गया है जिसके चलते कैरेक्टर नहीं आ रहा है। अब क्या होगा, अब बनेगा यहाँ से गैमेट, तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल सी और ई। यहाँ से गैमेट क्या बन रहा है, कैपिटल सी और ई। अगर दोनों को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, अब देखो सी का भी एक डोमिनेंट, ई का भी एक डोमिनेंट, दोनों का ही एक डोमिनेंट आ गया। उस केस में अब ये भी अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, ये भी अपना कैरेक्टर शो कर सकता है। तो दोनों जब मिलके कैरेक्टर शो करते हैं तो जो फ्लावर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो पर्पल कलर का हो जाता है। फ्लावर जहां प्रोड्यूस हुआ वो पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक डोमिनेंट, ये भी एक डोमिनेंट, दोनों मिलके कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इसके अलावा मान लो अगर हम करवाएं F2 जनरेशन को देखें तो F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा, ओके यहां पर देखो क्या, अगर हम पन्नेट स्क्वायर बना लें तो यहां से चार तरह के गैमेट्स आएंगे, यहां से भी चार तरह का गैमेट आएगा। गैमेट क्या क्या आएगा, गैमेट हो सकता है CE या फिर CE या फिर स्मॉल सी और ई या फिर स्मॉल सी स्मॉल ई। ये चार तरह के गैमेट दोनों से ही बनने के चांसेस है, ठीक है। इधर हम उठाते हैं,
ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, इधर से इसको इधर से इसको, तो 2 कैपिटल दोनों कैपिटल। अच्छा, जो दोनों कैपिटल तो क्या कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पर्पल। एक भी ध्यान रखिए, दोनों का ही कम से कम एक एक कैपिटल होना चाहिए, तब जाके कलर आएगा, अन्यथा कलर नहीं आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों कैपिटल है, इसका ई कैपिटल है ये, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी पर्पल हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी जो है एक एक कैपिटल है, ये भी पर्पल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से सी सी और ई ई, ये भी पर्पल हो गया। यहाँ पर कैपिटल सी, ये भी पर्पल हो जाएगा, कैपिटल सी, लेकिन ये दोनों स्मॉल हो गया, तो इस केस में ये हो जाएगा वाइट, क्या कि ये दोनों ही रिसेसिव हो चुका है, तो वाइट हो गया। अब दोनों मिलकर कलर डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और सी, ई और ई, ये हो जाएगा पर्पल, सी सी ई ई, अगेन ये हो तो गया वाइट। यहाँ पर सी सी कैपिटल ई, तो ये हो जाएगा पर्पल, कैपिटल सी स्मॉल ई, ये भी पर्पल। ओके, ये भी पर्पल। ओके, सी, ये भी स्मॉल है दोनों ही, और कैपिटल ई, अब ये दोनों स्मॉल हो गया, वाइट, स्मॉल सी स्मॉल ई, ये भी वाइट, वाइट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको जो F2 जनरेशन में कुछ पर्पल और कुछ व्हाइट फ्लावर मिलेगा। अगर हम देखें पर्पल और व्हाइट का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पर्पल फ्लावर 9 और 7 जो है ये व्हाइट फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, तो असल में यहाँ पे हुआ क्या है, मेनली यहाँ पे हुआ ये है कि अगर सी, कैपिटल सी जो है, सी जीन जो होगा, ये क्या कर रहा है, सपोज करो ये हेल्प करता है टू सिंथेसाइज रॉ मटेरियल। ओके, तो अगर कैपिटल सी डोमिनेंट है तो ये क्या करेगा, ये मदद करेगा रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज करने में। ठीक है, और जो जीन ई है वो क्या कर रहा है, वो इस रॉ मटेरियल को ई क्या कर रहा है, ई चेंज करता है रॉ मटेरियल को पिगमेंट में। पिगमेंट मेनली जो कलर के लिए पिगमेंट होता है एंथोसायनिन। तो सी क्या करेगा, सी रॉ मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है, ई क्या कर रहा है, ई इस रॉ मटेरियल को पिगमेंट में बदल दे रहा है। मेनली रॉ मटेरियल को काम करने के लिए पिगमेंट, और पिगमेंट जो है क्या करेगा, वो कलर देगा। तो दोनों जीन मिलके तब कलर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर दोनों जीन मतलब एक डोमिनेंट है और दूसरा पूरी तरह से रिसेसिव हो गया है, तो उस केस में दोनों मिलके कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, मतलब दोनों एक दूसरे का सहयोग देगा तब जाके कलर आएगा। अगर ये रिसेसिव हो गया पूरा और ये पूरी डोमिनेंट हो गया तो भी जीन नहीं, कलर नहीं आएगा। ये पूरा डोमिनेंट है, ये पूरा रिसेसिव है, तो भी कलर नहीं आएगा। दोनों का कम से कम एक एक डोमिनेंट रहेगा तब जाके कलर आएगा, अन्यथा कलर जो है नहीं आएगा। इसी तरह से होता है एक सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन्स का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल है तो अपना कैरेक्टर शो करे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इंडिविजुअली कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है, जैसे डोमिनेंट है यहाँ पर ही, लेकिन ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, कोई कलर नहीं है, व्हाइट दिख रहा है बस। ठीक है, बट सप्लीमेंट्री में क्या होता है, इंडिविजुअली है तो वो कैरेक्टर शो करता है, लेकिन जब दो अलग अलग जीन्स मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अलग एक कैरेक्टर दे देगा, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स। इंडिविजुअली भी उनका कुछ कलर है, लेकिन जब दो अलग अलग जीन्स मिलेगा तो वहां पर कुछ अलग ही कैरेक्टर जो है दिखाई देगा। तो ये हो गया मेनली जो है कैरेक्टर का ट्रांसफर किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आगे बढ़ते हैं तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये आया कहां से क्रोमोसोमल थ्योरी। मेनली हुआ ये कि मेंडल ने तो कह दिया कि भाई कैरेक्टर कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। 1856 में जो उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, 1863 तक चला। अब हुआ ये कि
इनके एक्सपेरिमेंट का कोई ऐसा जो है मतलब वैलिड वेरिफिकेशन नहीं था जिससे लोग मान सके कि हाँ कैरेक्टर ऐसे ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है। पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रांसफर होने का क्या जरिया है ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाए। इनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जो भी थ्योरीज थी, जो भी रिजल्ट्स थे, इसको वापस से रीवेरीफाई किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा 1900 में। मेनली 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे व्राइज, कार्ल कॉरेंस और टशर मार्क। ये जो लोग हैं बेसिकली, इन तीनों ने वापस से जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीवेरीफाई किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। फिर उसके बाद देखोगे मेनली जो है एक व्यक्ति है हॉफमिस्टर न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, इन्होंने इसको भी नाम नहीं दिया है, नाम दिया गया वाल्डियर के द्वारा। वाल्डियर ने जो है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा सबसे पहले जो है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम शब्द जो है वाल्डियर ने सबसे पहले जो है दिया है। उसके बाद जो है 1902 की बात करें तो 1902 में जो है 2 व्यक्ति हैं, शटन एंड बॉवेरी। ये अपना अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या कहता है, हमने क्या देखा, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है जीन्स के वजह से। अब ये जीन्स है कहाँ डीएनए में, तो जीन्स लाई करता है क्रोमोसोम पर। जीन्स जो है ये लाई करता है क्रोमोसोम पर। और असल में जीन्स ट्रैवल नहीं कर रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, असल में ट्रैवल करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है जो एक पेरेंट से दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है ट्रांसफर हो रहा है, या फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो असल में वो क्रोमोसोम होता है जो कैरेक्टर को लेके जा रहा है। क्रोमोसोम पे क्या है, जीन्स, और जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को शो करने के लिए, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए जो है क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब किसी भी व्यक्ति में बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है ये पेयर में होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जो है हमेशा पेयर में होता है। ओके, हमने देखा था कि 2 तरह के सेल डिविजन्स होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई बढ़ना या घटना नहीं होता है। अगर जैसे इंसान है तो इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो अगर हमारे अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो 46 का 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। बट जब मियोसिस डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अब ये आधा कैसे हो रहा है, मेनली देखिए अगर हम सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल में जैसे कि सबसे पहले जो है बात किया जाए तो G1 फेज है। G1 फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम है, ठीक है। G2 फेज आते आते तक मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, ओके। G2 फेज आएगा तो क्रोमोसोम की संख्या जो है डबल हो जाती है। इसका ये हो गया, ठीक है। G2 फेज आते आते तक जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है ये डबल हो गई है, ओके। उसके अलावा बात करते हैं फिर जब एनाफेज आता है एनाफेज क्या होता है, ठीक है। सेल साइकिल की बात किया जाए बेसिकली तो सेल साइकिल में एक तो है जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, ओके, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। दूसरा जो होता है मेनली जब सेल जो है क्या कर रहा है, ये डिवाइड, असल में इसमें डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो जब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो फर्दर इसको जो है 4 टाइप्स में जो है मेनली बांटा गया है, 4 बोल सकते हैं मेनली जो है 4 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें आप देखोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो उसी में जो तीसरा फेज होता है ये होता है एनाफेज। मेनली शुरुआत में अगर प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में जो है जो न्यूक्ली ये होता है डीएनए क्रोमैटिन वगैरह जो होते हैं, क्रोमैटिन वगैरह आपस में कंडेंस हो रहे होते हैं। कंडेंस होने के बाद मेनली जो है ये थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के रूप में विजिबल होते हैं मेटाफेज में, ठीक है। सेल डिवीजन में असल में क्रोमोसोम नजर हमें कब आता है, अगर हमें सेल में क्रोमोसोम देखना है तो मेनली ये मेटाफेज में नजर आएगा। और उसके बाद जो है एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ना ये अपने आप को इक्वेटर पे जो है लाके रख लेता है, पूरा जो है खुद को इक्वेटर की तरफ जो अरेंज कर लेता है। और फिर जब इक्वेटर की तरफ अरेंज कर लेगा तब यहाँ पे जो है सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होगा, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है एक क्रोमोसोम को उधर और दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे पोल की तरफ जो है खींचेंगे। जैसे एनाफेज में क्या होगा, सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करेंगे, वो खुद को जो है अरेंज कर लेंगे इक्वेटर की तरफ। सारे जो क्रोमोसोम हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को अरेंज कर लेंगे इक्वेटर की तरफ, ओके। इधर से भी इधर से भी स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो रहा है, इधर से भी स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो रहा है। ये इससे आगे जुड़ता है, ये इससे आगे जुड़ेगा,
ये चीज, और ये फिर खींचने लग जाता है, और इस तरीके से जो है इससे बना एक पार्ट, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो क्या मेनली यहाँ बात करें तो ये 4 क्रोमोसोम्स जो है बन गए, और यही 4 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड है मेनली, और ये जो है गैमेट में ट्रांसफर होंगे। तो असल में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर क्या होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है ये क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम पे जो है अलग अलग जगह पे लाई करता है अलग अलग तरह का जीन, और यही जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया शटन एंड बॉबरी के द्वारा, और ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे लाई करते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है ये क्रोमोसोम है जो ट्रांसफर करता है। मेनली क्या होता है, मेनली सेल साइकिल में जब डिवीजन हो रहा होता है तो पहले क्रोमोसोम अपनी संख्या बढ़ाता है, और उसके बाद जो है मतलब अमाउंट बढ़ा, संख्या अमाउंट बढ़ाता है, और उसके बाद जो है ये डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और फाइनली जब सेल डिवीजन स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में जो है अगर मान लो मियोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाती है। अगर पेरेंट सेल में 46 है तो इन केस ऑफ मियोसिस डिवीजन जो गैमेट होगा उसमें 23 क्रोमोसोम जो है जाएगा, तो इससे क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है, और ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ले जाने के लिए। अब देखिए क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को, एक होता है लिंकेज और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंकेज का मतलब ये होता है, मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे पे कोई असर नहीं डालता है। जैसे हम देखा हाइट का कलर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है सीड के शेप पे, या फिर सीड का कलर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉड के शेप पे। तो सारे जो कलर्स होते हैं मेनली वो सब सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं। बट सपोज करिए क्या हो जब दो कैरेक्टर्स बिल्कुल पास हों और एक ही क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि चांसेस ये होती हैं कि ये दोनों कैरेक्टर एक साथ ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अगर दो कैरेक्टर दो जीन्स बिल्कुल पास लाई करता है सेम क्रोमोसोम पे, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है दोनों जीन्स लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में होगा ये कि दोनों कैरेक्टर के एक साथ ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब ये हो जाता है मेनली एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स जो बहुत ज्यादा है वहां पे सेपरेट होने का, सेग्रीगेट होने का चांस बहुत कम होता है, इसको बोलते हैं लिंकेज। एक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, मेनली जब सेल डिवीजन होता है, मेनली जब सेल डिवीजन होगा तो उस केस में जो है एक फेज होता है जहां पे जो है क्रॉसिंग ओवर होता है जिसको बोलते हैं पैकेटिन। ये जो पैकेटिन फेज होता है इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है जहां पे दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अपने कैरेक्टर्स को एक्सचेंज करते हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अपने कैरेक्टर्स को जो है एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ताकि अलग अलग तरह के कैरेक्टर जो है ट्रांसफर हो सके। तो दो क्रोमोसोम जो है आपस में क्या करता है, ये जीन्स को एक्सचेंज कर रहा है, ये कुछ सेगमेंट को, कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज करता है ताकि अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जा सके, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या इंश्योर करता है, क्रॉसिंग ओवर इस बात को इंश्योर करता है कि वेरिएशन होने के चांसेस होंगे, ज्यादा ज्यादा जो है पेरेंट्स में और जो बच्चे होंगे उनमें वेरिएशन आने के चांसेस क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है ज्यादा होता है। तो ये चीज है, तो यहां पर ध्यान रखिए लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों एक दूसरे को उल्टा है। अगर ज्यादा लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत कम हो जाता है, अगर जीन्स दूर दूर हैं तो यहाँ पे लिंकेज कम है और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अगर जीन्स बहुत पास आ गया मतलब वो लिंक्ड जीन्स हो गया, और उस केस में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम हैं, क्या होगा सपोज करो इसका जो ये पार्ट है, ओके ये कलरफुल पार्ट है, क्या किया दोनों ने आपस में जो एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया मतलब इसका जो कलरफुल पार्ट था वो इसमें आ गया और ये इसमें चला गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो है कैरेक्टर यहाँ पे जो है मिलाने की कोशिश की जाती है, और इससे वेरिएशन आता है मेनली। तो क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी के चलते जो है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में थोड़ा बहुत कैरेक्टर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें मिलता है वो है थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन की बात करते हैं तो इन्होंने जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि एक इंसेक्ट होता है इस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसके बाद जो है इन्होंने लिंकेज और कॉम्बिनेशन के बारे में जो है बताया। ओके, इसके अलावा जो इनके कुछ स्टूडेंट जो थे जैसे अल्फ्रेड स्टुअर्ट बंट, इन्होंने भी जो है इस बात का पता लगाया कि किस तरीके से जो है जीन फ्रीक्वेंसी के अदला बदली होने के चांसेस कितना ज़्यादा है। ठीक है, पोजीशन के अनुसार इसको मैपिंग बोलते हैं। जब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम पे जीन लोकस कहाँ पर है, कौन सा जीन कहाँ पर है, तो इस चीज़ को पता करने के लिए जीन मैपिंग कहा जाता है बेसिकली। तो इन्होंने जीन मैपिंग करने की कोशिश की और ये पता करने की कोशिश किया कि लिंकेज कितना पॉसिबल है, कितना क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है उस चीज़ को लेकर। जैसे देखो सबसे पहले कैरेक्टर्स देखा जा रहा है, हमने क्या किया, इन्होंने क्रॉस करवाया येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल को। अब देखो फीमेल में क्या है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, ये दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल के हैं। सिमिलरली जो है ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल को इन्होंने क्रॉस करवाया। ठीक है, यहां पे कौन सा है, यहां पर है येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल। ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है ब्राउन बॉडी और रेड आइड मेल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो दोनों जो जीन्स हैं वो एकदम करीब करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, पास है। ठीक है, अच्छा ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो मेल में दोनों अलग अलग आपको जो है यहाँ क्रोमोसोम दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेल है और फीमेल में दोनों सेम क्रोमोसोम है। ठीक है, ये चीज है। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, अब जब मेनली जो है जीन का एक्सचेंज होगा आपस में, जब जो है गैमेट बनेगा, गैमेट के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, तो यहां से कोई भी एक पेयर बन सकता है, येलो व्हाइट। इसका मान लो दोनों तो सेम ही है तो इसमें से कोई भी, यहां से एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा और एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। ओके, तो क्या हुआ, इन दोनों में से एक क्रोमोसोम हमने ले लिया। ठीक है, इसका एक यहां पर, इसका एक यहां पर, मतलब हम क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं, मिली दोनों को जो है क्रॉसिंग ओवर, सॉरी दोनों को जो क्या कर रहे हैं, दोनों का जो है आपस में हाइब्रिडाइज करवा रहे हैं, मिला रहे हैं। अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं है, सॉरी ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो मिला रहे हैं। अब देखो क्या, अब जो है यहाँ पर दोनों जीन्स जो करीब करीब हैं तो एक साथ जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। ये हो गया F1 जनरेशन। तो ये जो जीन्स हैं येलो और व्हाइट वाला जो कलर डिसाइडिंग जीन्स हैं, ये दोनों जो है साथ में जा रहे हैं। बट वही बात कह रहे तुम्हारे पास, तो यहाँ पर इस तरह के जो चीजें हैं इसको लिंकेज कहते हैं। बट क्या होता अगर ये दोनों जीन्स दूर दूर होते हैं, अगर ये दोनों जीन्स दूर दूर होते हैं उस केस में इनके एक्सचेंज होने का चांसेस ज्यादा रहता है, इनके क्रॉसओवर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये शो करता है लिंकेज को लेकर कि किस तरीके से जो है ये दोनों जीन्स पास हैं तो आपस में एक साथ जो है ये ट्रांसफर हो रहे हैं। अब बात करेंगे मेनली जो है अब सपोज करो सेम चीज को ही लेते हैं, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग। ठीक है, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, ये फीमेल है। ओके, रेड आइड लार्ज विंग। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, हमने दो लिया है, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग और व्हाइट आइड नॉर्मल विंग, थोड़े से बड़े विंग। ओके, तो ये चीज है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर चांसेस ये होता है कि जीन्स जो है ना, मान लीजिए हम F1 यहाँ पे बना लें तो F1 जनरेशन कैसे हो जाएगा, तो इसका 2 क्रोमोसोम है तो इसमें से एक पेयर इसके साथ बना लो क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो इसी का इसके साथ और इसका इसके साथ। तो मेनली क्या देखोगे, तो मेनली हमें देखने को मिलेगा व्हाइट और मिनिएचर, ये यहां पे आ गया कॉम्बिनेशन में।
ये हो गया। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में आपको इस तरह का मिलेगा। अब देखो जब आगे यहाँ पे बात बढ़ेगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ये दोनों क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज कर ले। मतलब जब मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन के दौरान पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कुछ इस तरीके से हो जाए। पॉसिबिलिटी यहाँ तो मिनिएचर वाला रहा, लेकिन ये वाला जो भाग है ना, ये W प्लस ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया जी, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली पॉसिबिलिटी ये बनती है M प्लस तो रहेगा और ये इसमें आ गया W। मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी क्या हो रहा है, अभी ये चल रहा है मियोसिस डिवीजन, मतलब गैमेट का निर्माण। तो गैमेट के निर्माण में क्या होगा, गैमेट के निर्माण के दौरान हो सकता है कि हूबहू ऐसा ही क्रोमोसोम आ जाए। गैमेट के निर्माण के दौरान हो सकता है हूबहू एकदम ये वाला क्रोमोसोम या ये वाला क्रोमोसोम आ जाए, या फिर चांसेस है कि ये लोग आपस में जीन को एक्सचेंज कर ले। देखो यहाँ पे जो मिनिएचर विंग के साथ व्हाइट आइड कॉम्बिनेशन था, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेड आइड कॉम्बिनेशन आ चुका है। मतलब ये क्या हुआ है, एक दूसरे का जो सेगमेंट है, जीन का सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट, इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया है आपस में, जो क्रोमोसोम को एक्सचेंज कर लिया। तो ये जो क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर जीन्स पास है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर जीन्स दूर होता है तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस जो है ज्यादा हैं। और जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा जो है नए नए तरह का कैरेक्टर हमें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर क्या था, व्हाइट और मिनिएचर विंग, बट यहाँ पे जो नया तरह का मिल रहा है हमें, जहां पर रेड आई के साथ मिनिएचर विंग हमें देखने को मिल रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर के चलते जो है और ज्यादा वेरिएशन और ज्यादा नए तरह के कैरेक्टर जो है हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये चीज हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को लेकर तो अब बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को लेकर। मतलब क्या हुआ, देखिए एक होता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर कैरेक्टर है वो कोई भी एक कैरेक्टर एक जीन के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। मतलब जो कैरेक्टर है वो एक जीन निर्धारित कर रहा है। तो पॉलीजेनिक का क्या मतलब होता है, तो पॉलीजेनिक का मतलब होता है एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स मिलकर निर्धारित करते हैं। एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स मिलकर निर्धारित करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे अगर बात की जाए ह्यूमन हाइट को ही लेकर बात करें, तो ह्यूमन में हाइट का जो बात किया तो कुछ लोग बहुत लंबे, कुछ लोग शॉर्ट, कुछ लोग जो है मीडियम साइज, तो बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मेनली इतना वेरिएशन कहाँ से आ रहा है, ये इतना वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हाइट इज नॉट डिसाइडेड बाय अ सिंगल जीन। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई एक जीन मिलकर जो है वो हाइट को डिसाइड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्शन मतलब कलर, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा व्हाइट, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा डार्क, तो ये जो कॉम्प्लेक्शन आ रहा है बेसिकली, ये कॉम्प्लेक्शन भी कैसे आता है, ये कॉम्प्लेक्शन भी जो है अलग अलग जीन्स को मिला के आता है। मेनली ह्यूमन कॉम्प्लेक्शन को लेकर 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो है 3 जीन्स डिसाइड करता है कि इंसान का जो रंग है वो कैसा होगा। जैसे सपोज करो मेनली क्या होता है यहाँ पर, ये जो जीन्स हैं कौन कौन से हैं, ए, बी और सी, ये तीनों डोमिनेंट होता है। इसी का विपरीत जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये तीनों रिसेसिव होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मान लो ए, बी बी और सी तीनों ही कैपिटल है तो वो क्या हो जाएगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। बट किसी व्यक्ति के अंदर मान लो ए, बी बी और सी है, ठीक है, स्मॉल एकदम से तीनों की तीनों स्मॉल, तो ये जो है एल्बिमिनो। ये जो हो जाता है बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारे पास, और इसके अलावा अगर कोई भी बीच में जो है कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो अलग अलग कैरेक्टर जो है देखने को मिलेगा। बट इंसान में जो मेनली ए, बी और सी, ये 3 जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कैरेक्टर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मल्टीपल एलिल्स और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों में अंतर है। वहां पर क्या था, एक ही जीन के अलग अलग एलिल्स थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अलग अलग जीन्स हैं जो मिलकर कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। मल्टीपल एलिल्स में एक ही जीन के अलग अलग एलिल्स, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अलग अलग जीन्स हैं जो कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। ओके, ये चीज है। उसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स का ही असर पड़ रहा है, वो कैरेक्टर पे जीन का असर पड़ता है, बल्कि उन सारे कैरेक्टर्स पे हो सकता है एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता हो। जैसे मान लो जब
हम लोग घर में रहते हैं, थोड़ा सा जो देखो क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। बट वहीं ज़्यादा धूप में घूमेंगे तो टैनिंग वैनिंग या फिर जो पोल्यूशन होता है उन सब के कारण जो है इंसान का जो रंग होता है वो थोड़ा सा असर पड़ जाता है, डल हो जाता है। तो क्यों? तो यहाँ जो इन्वायरमेंट है उसका भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन का असर पड़ रहा है, बल्कि इन्वायरमेंट का असर पड़ रहा है, न्यूट्रिशन का असर पड़ता है, जैसे हाइट वगैरह को लेकर जो है न्यूट्रिशन भी एक अहम रोल प्ले करता है। तो बाहरी फैक्टर्स का भी असर होता है इंसान के कैरेक्टर को डिसाइड करने में। अगला टॉपिक हमारे पास है वो है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है एक सिंगल जीन जो है ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को निर्धारित कर रहा है। एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को निर्धारित करता है। मेनली पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में अंतर क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका मतलब ये था कि भाई दो बहुत सारे जो जीन्स है, 3 से अधिक जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है। जैसे कि हमने देखा था जो स्टार्च कंटेंट होता है पी में, वहां पर क्या था, वहां पर एक जो जीन है वो स्टार्च कंटेंट डिसाइड कर रहा है। उसके अलावा जो जीन है वो सीड के साइज को डिसाइड करता है, बड़ा सीड होगा छोटा सीड होगा। तो ये चीज, तो वहां पर भी वो क्या था, वो एक तरीके से जो है प्लियोट्रॉपी था। यहाँ बात किया जाए तो एक बीमारी है जैसे फिनाइल केटोन्यूरिया। फिनाइल केटोन्यूरिया जो है मेनली ये कॉज होता है क्योंकि हमारे अंदर जो है एक जीन है जिसमें बदलाव आ जाता है। और इस जीन में अगर बदलाव आ गया तो क्या होगा, इस जीन में बदलाव आते ही हमारे अंदर एंजाइम जो प्रोड्यूस होगा मेनली वो होने लगता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है ये क्या करता है, ये हमारा मेंटल रिटार्डेशन, हेयर पिगमेंट, हेयर में जो कमी आने लगती है, स्किन पिगमेंटेशन होने लगता है। तो ये सब जो है इसके कारण जो है होता है। तो ये जो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जीन, इस केमिकल के चलते जो है बहुत सारे असर हमारे अंदर जो है देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज है। इसके बाद हम देखा था कि जो हमारे एलिल्स होते हैं या तो डोमिनेंट थे या रिसेसिव थे। इसी तरह से यहाँ पर जो है जीन्स में भी क्या होता है, कभी कभी एक जीन क्या करता है, एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को असर करता है। एक जीन क्या करेगा, दूसरे जीन के जो फंक्शन को दबा देता है। कभी कभी एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को दबा देता है, और जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है, तो एपिस्टेसिस का मतलब होता है एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को दबा दे रहा है, और जो दूसरा जीन दब चुका है उसको बोलते हैं हाइपोस्टेसिस। ठीक है, जो दूसरा जीन दब चुका है उसको बोलेंगे हाइपोस्टेसिस। जैसे कि बात किया जाए इसको एपिस्टेसिस हाइपोस्टेसिस को लेकर, यहाँ ये किस में देखने को मिलता है, तो मेनली जो चूहा होता है, चूहा में जो कोट कलर है, उसका स्किन का जो कलर है वो मेनली ग्रे या व्हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात किया जाए कि किस तरीके से वहां पे कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, ये देखें। चूहा की बात करें, कोट कलर जो है ज्यादातर क्या होता है, ग्रे कलर होता है। ग्रे इज नॉट ब्लैक, हल्का सा लाइट ब्लैक, ओके, एंड व्हाइट। ग्रे कलर में जो कॉम्बिनेशन है वो है सारे डोमिनेंट, व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है सारा रिसेसिव। ओके, यहां पे जो गैमेट बनेगा कैपिटल बी और कैपिटल ए, यहां से जो गैमेट बनेगा स्मॉल बी और स्मॉल ए, दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जो हो जाएगा ग्रे। ओके, यहां से अगर हम सेल्फिंग करवाएं तो सेल्फिंग कराएंगे तो क्या देखेंगे, 4 तरह के जो है गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, एक तो कैपिटल बी और ए, उसके अलावा जो है कैपिटल बी और स्मॉल ए, उसके अलावा जो है स्मॉल बी स्मॉल ए, पहले कैपिटल ले लो, और उसके अलावा जो है स्मॉल बी स्मॉल ए। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 तरह के गैमेट्स, ये F2 जनरेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अब दोनों मिलेगा तो दोनों सब कैपिटल ही है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, जब सब कैपिटल तो ग्रे कलर। सिमिलरली यहाँ पर भी
अब यहाँ पे देखो क्या, बी भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, तो इसमें सब में कहीं ना कहीं बी और ए कैपिटल, तो सबका कलर क्या हो जाएगा, सब जो यहाँ पे बने हैं बेसिकली सबके कलर ग्रे होंगे। यहाँ पे कंबाइन करें तो बी बी, ए और ए, बी बी, ए और ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो दोनों ए है ये रिसेसिव हो चुका है, जिसके चलते क्या होगा, ये जो बी है वो इसको दबा देगा और इस कारण यहाँ पे ये चूहा बनेगा, वो कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा ब्लैक। ठीक है, वो बन जाएगा ब्लैक। थोड़ा सा पॉज करना आयुष। ओके, तो ये पूरा जो है हमारे पास ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जिसमें भी एक भी कैपिटल है और कैपिटल बी, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ग्रे हो जाएगा। तो इस केस में देखेंगे तो ये ग्रे हो गया, ये भी ग्रे हो जाएगा, ये भी ग्रे हो गया, ये भी ग्रे हो गया। ओके, इसमें दोनों स्मॉल है तो इसकी ग्रे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी दोनों स्मॉल है, बस एक कैपिटल एक स्मॉल होना चाहिए, एक कैपिटल मतलब बी का भी एक कैपिटल और ए का भी एक कैपिटल हो, तब जाके वो ग्रे हो जाएगा। यहाँ पे बी दोनों स्मॉल हो चुका है, इसमें बी दोनों स्मॉल हो चुका है, यहाँ पर भी एक कैपिटल एक स्मॉल, ये चीज। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये जितना भी सर्कल वाला किए हैं ये क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ग्रे कलर। और ग्रे कलर कितना है, 9। ठीक है, ग्रे कलर जो हो गया 9, जिसमें भी दोनों ए जो है वो स्मॉल है, वो हो जाएगा वाइट। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाइट। तो ये जितना भी ये वाला है ये सब क्या हो गया, वाइट। क्या गो, 4 गो। और बाकी जिसमें भी दोनों में ये जो बी है ये स्मॉल है, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ब्लैक। यहां पर एक नया कलर देखने को मिलेगा ब्लैक, जो कि है 3। तो यहां पर असल में हुआ क्या है, असल में हुआ ये है कि व्हाइट कलर कब शो करेगा, व्हाइट कलर शो करता है जब दोनों रिसेसिव होता है तो भी व्हाइट कलर शो करता है। बट यहाँ पे बात करें तुम्हारे पास, यहाँ पर हुआ ये कि ये जो दोनों ए था, क्योंकि बी अगर इंडिविजुअली डोमिनेंट है भी, तो इस ए ने क्या किया है, बी को यहाँ पे अपना कलर शो नहीं करने दिया है, जिसके चलते ये जो है क्या हो गया है, व्हाइट कलर यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों ने मिलके जो है इस जीन के कलर को दबा दिया है, इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। एक जीन जो है दूसरे जीन के कलर को जो है यहाँ पर दबा दे रहा है, तो इसको एपिस्टेसिस बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर में क्यों नहीं दबा, इसका भी एक डोमिनेंट है, इसका भी एक डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है, इसे दोनों मिलके अपना कैरेक्टर ग्रे जो है वो शो कर रहे हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो दोनों ए है ये कहीं ना कहीं कैपिटल बी वाले को दबा दे रहा है, जिसके चलते जो है कोई डार्क कलर नहीं चढ़ पा रहा है और इसलिए जो ये व्हाइट हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे एपिस्टेसिस के चलते नॉर्मली जो F2 में रेशियो होता है 9:3:3:1 का, वो यहाँ पे ना देखने के बजाय यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9:4:3 का रेशियो जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये होता है एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ अलग अलग टर्म्स जो इससे रिलेटेड थे उसके बारे में सीखा, और साथ ही साथ जो है हमने देखा आज मेंडल ने जो जो चीज़ें कही थी उसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो लिमिटेशंस हैं, उन सारे लिमिटेशंस को हमने देखा। ये सब आज के वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर। थैंक यू।